हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आधुनिक भारत का जो इतिहास हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर, तो उसके पहले चैप्टर का ये पार्ट दूसरा है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हमने 18वीं शताब्दी के सारे राज्य देख लिए थे पहले पार्ट में। अगर किसी ने वो ना देखा हो तो जाकर उनको देख ले। और ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम देखेंगे जनता की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, जनता कैसी थी हमारे देश में 18वीं शताब्दी में। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले कि अगर किसी ने ना देखा हो पार्ट, तो पहले उसको देख लेना है। उस पार्ट में आधा करा दिया और इसमें हम पहले पार्ट को यानी कि पहले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हमारी जनता कैसी थी 18वीं शताब्दी में। तो यहाँ से देखते हैं 18वीं सदी। ठीक फ्रेंड्स, 18वीं सदी में, ठीक फ्रेंड्स, में यहाँ लिखा हुआ है 18वीं सदी में भारत विषमताओं का देश हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, 18वीं सदी में भारत विषमताओं का देश हो गया था। अत्यंत दरिद्रता, ठीक फ्रेंड्स, मतलब बहुत गरीबी, अत्यंत समृद्धि, धन संपदा साथ साथ पाई जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी की बात हो रही है तो भारत में ना मतलब विषमता थी। मतलब एक तरफ तो बहुत सारी गरीबी वगैरह थी और एक तरफ धन संपदा बहुत ही मात्रा में पाई जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब कई लोग अमीर होंगे और कई बहुत ही ज़्यादा गरीब। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यद्यपि भारतीय गांव हद तक स्वावलंबी थे। ठीक फ्रेंड्स, जो भारतीय गांव वगैरह थे वो बहुत ही मतलब हद तक आत्मनिर्भर या स्वावलंबी थे। ठीक फ्रेंड्स, और बाहर से थोड़ा ही आयात करते थे। ठीक फ्रेंड्स, गांव की बात हो रही कि गांव के लोग बहुत ही स्वावलंबी थे, यानी कि इंडिपेंडेंट थे अपने ऊपर ही, और थोड़ा बहुत ही आयात करते होंगे बाहर से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगल के शासन में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। ठीक फ्रेंड्स, इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया और यूरोप के देशों के साथ मुगल शासनकाल में बड़े पैमाने पर व्यापार वगैरह होता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भारत। ठीक फ्रेंड्स, भारत फारस की खाड़ी के इलाके थे। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि भारत क्या क्या मंगाता था विदेशों से और क्या क्या भेजता था। मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देखेंगे। भारत फारस की खाड़ी के इलाके से मोती, ठीक फ्रेंड्स, मोती, कच्चा रेशम। आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवे और गुलाब जल। ठीक फ्रेंड्स, अरब से कहवा। अब अरब से देख रहे हैं, अरब से कहवा यानी कि कॉफ़ी वगैरह, सोना, दवाएं और शहद। चीन से चीनी चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी और ऊनी कपड़ा। ठीक फ्रेंड्स, सिंगापुर से टीन, एशियाई यानी कि जो क्या कहते हैं एशिया में देश पड़ते हैं ना, एशियाई देश, जैसे ये इंडोनेशिया। ठीक फ्रेंड्स, इंडोनेशिया द्वीपों से मसाले, इत्र, शराब और चीनी। ठीक फ्रेंड्स, अफ्रीका से हाथी दांत और दवाएं, और यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और शीशा जैसी वस्तुओं और कागज का आयात करता था। ठीक फ्रेंड्स, ये मंगाता हुआ इंडिया। अब देखेंगे इंडिया भेजता क्या था, मतलब निर्यात क्या करता था। तो देखिए भारत के निर्यात की, ठीक है, भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। भारतीय सूती कपड़ों का भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे और उसकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम और रेशमी कपड़े, लोहे के सामान, नील, सोरा, अफीम, चावल, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले, रत्न और औषधि भी निर्यात करता था। ठीक फ्रेंड्स, देख लिया कि क्या क्या मंगाता था और क्या क्या इंडिया भेजता था बाहर। अब देखेंगे विदेश व्यापार। ठीक है, विदेश व्यापार को चांदी और सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। मतलब जो भी बाहर देशों के साथ व्यापार वगैरह होता था तो वहाँ रुपए वगैरह नहीं लिए जाते होंगे, सोने चांदी से आदान प्रदान किया जाता होगा। ठीक फ्रेंड्स, सोना लेते होंगे या चांदी देते होंगे, या चांदी लेते होंगे सोना देते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे व्यापार चलता था। आगे देखते हैं आंतरिक मार्ग। ठीक फ्रेंड, यहाँ से देखिए आंतरिक मार्ग, डाकू। ठीक है, आंतरिक व्यापार, डाकू मार्ग। ठीक फ्रेंड्स, जो आंतरिक जो व्यापार था, यानी कि देश के अंदर का व्यापार की बात हो रही है। आंतरिक व्यापार मार्ग डाकुओं से भरे हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब जो भी रास्ते वगैरह होंगे, व्यापारिक मार्ग जिनसे माल वगैरह आता जाता होगा, तो वहाँ डाकुओं से भरे थे वो रास्ते। उसी की बात हो रही है। आगे देखते हैं। यहाँ तक कि दो शाही शहरों दिल्ली और आगरा के बीच सड़कों पर भी लुटेरों से सुरक्षित नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही है कि दो जो प्रमुख शहर थे ना, दिल्ली और आगरा, जो इनकी सड़कें थी ना, इन पे भी लुटेरों, ये सड़कें भी सुरक्षित नहीं थी लुटेरों से। मतलब चोर वगैरह थे यहाँ पर भी। देखे, यहाँ से देखिए छोटे बड़े शासक हर छोटे बड़े शासक ने अपने इलाकों से
इलाकों में आने वाली या उससे गुजरने वाली वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा रखा था। ठीक फ्रेंड्स, भारी टैक्स वगैरह लगा रखा था और अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, मान लो दिल्ली पे किसी और का इलाका है और मथुरा पे और आगरा पे किसी और शासक का इलाका है, तो वो अपने इलाके से जो भी सड़कें वगैरह या भी जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का माल आता होगा तो उस पर भारी टैक्स लगाते होंगे और इससे वो अपनी आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कौन? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट किंग या राजा या शासक, जो भी कह लो आप। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होगे बिल्कुल डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक वर्ड क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन इस चैप्टर का मैंने पूरा निचोड़ निकाला हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ से दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा और लाहौर, दिल्ली और मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक फ्रेंड, दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा था और दिल्ली मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने, आगरा को जाटों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगरा को जाटों ने, सूरत और गुजरात के अन्य शहरों तथा दक्कन को मराठों ने और सरहिंद को सिखों ने लूटा था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे किसने क्या लूटा था। दोबारा बता देता हूँ, दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा था, लाहौर, दिल्ली और मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने, आगरा को जाटों ने, सूरत और गुजरात के अन्य शहरों तथा दक्कन को मराठों ने और सरहिंद को सिखों ने लूटा था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। आगे देखिए, नए दरबारों। ठीक फ्रेंड, नए दरबारों और नए सरदारों के आविर्भाव के कारण। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, नए दरबारों और नए सरदारों के आविर्भाव यानी कि कमी के कारण फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी, पटना जैसे नगरों का उदय हुआ। ठीक फ्रेंड्स, मतलब नए दरबारों की कमी थी और सरदारों की कमी थी, इसी के कारण फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे नगरों का उदय हुआ था उस टाइम। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद। ठीक फ्रेंड्स, ये ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, बट उस टाइम ये इंडिया में पड़ता था बंगाल के अंडर। ठीक फ्रेंड्स, बंगाल में ढाका और मुर्शिदाबाद, बिहार में पटना, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद में भड़ोच, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ और आगरा, पंजाब में मुल्तान और लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिकाकोल। ठीक फ्रेंड्स, चिकाकोल और विशाखापट्टनम। ठीक फ्रेंड्स, कर्नाटक में बेंगलोर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई, कश्मीर ऊनी वस्त्रों का महत्वपूर्ण केंद्र था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और बंगाल में निर्माण। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए हो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बंगाल किस लिए प्रसिद्ध था 18वीं सदी में, तो ये था सूती वस्त्र उद्योगों के लिए। ठीक फ्रेंड्स, तो इनको याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में शिक्षा वगैरह कैसी थी अपने देश में, तो चलते हैं। शिक्षा 18वीं सदी में भारत में शिक्षा। ठीक है, 18वीं सदी के भारत में शिक्षा परंपरागत थी और पश्चिमी दुनिया में हुए धूर्त परिवर्तनों से इसका कोई संपर्क नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी की बात हो रही कि 18वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा परंपरागत थी और पश्चिमी दुनिया के में हुए धूर्त परिवर्तनों पर इसका कोई संपर्क नहीं था। सिंपल वे में समझिए कि जो शिक्षा थी ना वो परंपरागत थी, अभी बताता हूँ कैसे। लेकिन जो पश्चिमी दुनिया में है ना, पश्चिमी यूरोप वगैरह की जो दुनिया है, इंग्लैंड वगैरह हो गई या जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका वगैरह, तो उनकी बात हो रही है कि पश्चिमी दुनिया में हुए धूर्त परिवर्तन यानी कि आविष्कार वगैरह हो रहे थे उस टाइम 18वीं शताब्दी में, और हमारा देश यहाँ लड़ाइयों से जूझ रहा था। तो मतलब वही बात बताई जा रही कि पश्चिमी दुनिया में हुए धूर्त आविष्कारों या परिवर्तन से इसका कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि हम यहाँ लड़ाई झगड़े में लगे हुए थे उस टाइम, अंग्रेजों ने आतंक वगैरह मचाया हुआ था, लेकिन पश्चिमी दुनिया में बहुत सारे आविष्कार वगैरह हो रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात बताई जा रही है कि उस टाइम आविष्कारों से हमारा कोई संपर्क नहीं था पश्चिमी दुनिया से, क्योंकि हम लड़ाई झगड़े में बिजी थे इतने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भारतीय, ये लिखा है भारतीय ज्ञान में। ठीक फ्रेंड्स, तो भारतीयों की बात हो रही, भारतीय ज्ञान में साहित्य, कानून, धर्मशास्त्र, दर्शन और तर्कशास्त्र तक ही सीमित था। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय ज्ञान की बात बताई जा रही है कि भारत को नॉलेज थी किसमें, साहित्य की, कानून, धर्म शास्त्र और दर्शन शास्त्र
तर्कशास्त्र तक ही सीमित था। किनका ज्ञान? भारतीयों का ज्ञान साहित्य में थे, कानून में, धर्म में, दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र की सीमित था। इसके अलावा ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उसमें उसने भौतिक और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और भूगोल पर कोई अध्ययन नहीं किया और ध्यान भी नहीं दिया। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि बताया कि इसमें भौतिक भौतिक माने होता है फिजिक्स। फिजिक्स में जो भी आविष्कार वगैरह और जो भौतिक प्रौद्योगिकी और भूगोल में भी इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं था उतना, और ना ही इन्होंने ध्यान दिया था उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे क्यों नहीं दिया था? क्योंकि हम मार काट कर रहे थे, हम अपने आप को ही बचाने में लगे हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, अपने देश को बचाने में, अपने आप को बचाने में लगे हुए थे, तो इस वजह से ज़्यादा ना तो हमने साइंस की ओर ध्यान दिया, ना ही भूगोल की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, तो वही बात बताई गई है। आगे चलते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, समझदार तो आप बचपन से ही हो। आगे देखते हैं। उच्च शिक्षा के केंद्र। ठीक फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा के केंद्र सारे देश में फैले हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे सारे देश में फैले हुए थे, और आमतौर पर उनको चलाने के लिए धन नवाब, राजा और धनी किसान देते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे जैसे नालंदा वगैरह हो गए, विक्रमशिला वगैरह थे, ये सारे देश में फैले हुए थे और मशहूर भी थे। ठीक फ्रेंड्स, और इनको चलाने के लिए धन चाहिए था। वो धन आता था नवाबों से, राजाओं से और धनी किसानों से। ठीक फ्रेंड्स, हिंदुओं में उच्च शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि हिंदुओं को जो उच्च शिक्षा दी जाती थी तो वो संस्कृत के माध्यम से, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में दी जाती होगी। मतलब उस टाइम का ये संस्कृत सब्जेक्ट था एक। ठीक फ्रेंड्स, तो संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी और मुख्यतः ब्राह्मणों तक सीमित थी। मतलब शिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित थी, यानी कि ब्राह्मण ही शिक्षा ले सकते थे संस्कृत वगैरह में। इसके अलावा और किसी को शिक्षा नहीं दी जाती होगी। ठीक फ्रेंड्स, मुख्यतः ब्राह्मणों तक सीमित थी। आगे देखते हैं। राजकीय भाषा होने के कारण फारसी शिक्षा हिंदुओं और मुसलमानों के में समान रूप से प्रचलित हुई। ठीक फ्रेंड्स, प्रचलित हुई या लोकप्रिय हुई। यहाँ बात हो रही है राजकीय भाषा, यानी फारसी भाषा की बात हो रही है। राजकीय भाषा होने के कारण फारसी शिक्षा हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय थी। क्यों? क्योंकि ये फारसी भाषा थी उस टाइम की। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गाँव की पाठशालाओं में दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, हिंदुओं को जो प्राथमिक शिक्षा थी प्राइमरी की, तो वो शहर में और गाँव की पाठशालाओं में दी जाती थी। मुसलमानों को यह काम मस्जिदों में स्थित वक्तवों और मौलवी करते थे। ठीक फ्रेंड्स, मुसलमानों को शिक्षा मंदिरों में दी जाती थी और ये काम करते होंगे मौलवी वगैरह शिक्षा देते थे मुसलमानों को, कहाँ? मस्जिदों में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि इसमें शूद्र वगैरह उस टाइम शिक्षा नहीं दी जाती थी शूद्रों को। मुख्यतः ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी, राजपूतों को और वैश्यों को। शूद्र वगैरह को अभी तक कोई शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, ना ही इनको दी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया, सीमित थी। यहाँ से देखते हैं। 1813 में वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था। ठीक फ्रेंड्स, अब वॉरेन हेस्टिंग देखना हमारे देश के बारे में और शिक्षा के बारे में क्या कहता है। 1813 में वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारतीय लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रभावशाली थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। वॉरेन हेस्टिंग ये कहता है कि जो यूरोप की जितनी भी कंट्री वगैरह है ना, उन सब देशों के मुकाबले भारतीय जो लोग थे ना, वो अंकगणित मतलब पढ़ने लिखने में और अंकगणित में बहुत ही प्रभावशाली थे। मतलब बहुत ही अच्छे थे उस टाइम के पढ़ने लिखने में, बट शिक्षा इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी उस टाइम। बट वॉरेन हेस्टिंग कहता है कि इंडिया के लोग टॉप क्वालिटी के थे गणित में, पढ़ने लिखने में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। समाज में शिक्षकों की काफ़ी प्रतिष्ठा थी। ठीक फ्रेंड्स, समाज में शिक्षकों की काफ़ी प्रतिष्ठा थी, यानी कि रिस्पेक्ट वगैरह होगी। एक खराब बात यह थी कि लड़कियों को विरले ही शिक्षा मिलती थी। ठीक फ्रेंड्स, विरले का मतलब ये है कि लड़कियों को कभी कभार नॉर्मली बाई चांस जिसे बोलते हैं ना, 100% में से -1% या 1%। ठीक फ्रेंड्स, 0.1% ऐसे बिरले ही, मतलब 100 में से किसी एक दो लड़की को ही शिक्षा वगैरह दी जाती होगी उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब शिक्षा देख ली, अब देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। ठीक फ्रेंड्स, कैसा था हमारे लोगों का। आगे देखते हैं। लोग धर्म, क्षेत्र, कबीले, भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे, जो कि हम पीछे भी कई चैप्टरों में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा था प्राचीन भारत में भी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हिंदू 4 वर्णों के अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटे हुए थे, जो आज भी बटे हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स,
हिंदू 4 वर्णों के अतिरिक्त, मतलब 4 वर्ण थे ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, उसके अलावा भी हिंदू अनेक जातियों में बटा हुआ था, जो आज भी है। ठीक फ्रेंड्स, देखे होंगे आपने भी, आज भी ये जाति व्यवस्था अपने चरम पर है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जाट है तो कोई सिख है, कोई चौहान है जस्ट लाइक मी, तो कोई अग्रवाल है। ठीक फ्रेंड्स, विभिन्न विभिन्न जातियाँ हैं। ठीक फ्रेंड्स, कोई सिसोदिया है, समझ गए होंगे, अनगिनत जातियाँ हैं जो आज भी हैं हमारे देश में। आगे चलते हैं। अंतर्जातीय विवाह। ठीक फ्रेंड्स, अंतर्जातीय विवाहों की मनाही थी, मतलब अंतर्जातीय विवाह मतलब एक जात से जात के अंदर विवाहों की मनाही थी। ठीक फ्रेंड्स, एक अंतर्जातीय विवाहों की मनाही थी। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ खाना खाने पर प्रतिबंध था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब अंतर्जातीय विवाह की मनाही थी और विभिन्न जातियों के लोगों के साथ मतलब बैठ के खाना भी नहीं खा सकते थे, इस पर बैन लगाया हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, प्रतिबंध था। मतलब मान लो आप कोई कास्ट ले लो, आप ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण धर्म के साथ ही खाना खाओगे। अगर कोई डिफरेंट कास्ट के साथ अगर आप बैठ के खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उस पर बैन लगाया हुआ होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताना चाह रहे हैं वहाँ पर। आगे चलते हैं। जाति परिषदें, पंचायतें और जाति के प्रधान जुर्माना, प्रायश्चित और जाति निकासन के द्वारा जाति के नियमों को सख्ती से लागू करते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो जाति वगैरह थी, जो जाति की परिषदें वगैरह थी, पंचायतें थी, जाति के प्रधान वगैरह होंगे, वो जुर्माना लगाते होंगे, प्रायश्चित और जाति से निष्कासन के द्वारा जाति के नियमों का सख्ती से पालन करते होंगे, लागू किए होंगे उन्होंने नियम। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये बात बताई जा रही है कि जाति की जो परिषदें, पंचायतें और जाति के जो प्रधान था वो जुर्माना वगैरह लगाता होगा अगर कोई नहीं मानता होगा। ठीक फ्रेंड्स, या कोई क्राइम वगैरह कर देता होगा निम्न जाति के साथ या उच्च जातियों के साथ, तो ये भी कहता होगा कि तुम भाई जुर्माना लगा दिया, प्रायश्चित भी करोगे और जाति से मतलब इस जाति से निकाल भी दिए जाओगे। ऐसे कुछ नियम वगैरह बना रखे होंगे किन्होंने, जाति परिषदों ने, पंचायतों ने और प्रधानों ने। ठीक फ्रेंड्स, मान लो अभी हम पीछे पड़ के आए ना कि अंतर्जातीय विवाह मना था, मान लो किसी ने जाति के अंदर ही विवाह कर लिया तो उनके लिए, या कुछ और क्राइम कर दिया तो उनके लिए जुर्माना का प्रावधान था, प्रायश्चित भी करना पड़ता होगा उनको। ठीक है, सज़ा वगैरह मिलती होगी और जाति से निष्कासन यानी कि उस जाति से भी निकाल दिए जाते होंगे और शायद हो सकता है कि गांव से भी और शहर से भी निकाल दिया जाता होगा। ठीक फ्रेंड्स, आई होप पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं। अब चलते हैं मुस्लिम की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीले और दर्जे की दृष्टि से विभाजित थे। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ पे ये मैंने क्रॉस कर रखा है ना, ये नहीं लेना, जहाँ जहाँ मैंने पेंसिल चलाई है वहाँ तक देखिए। मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीले के दर्जे की दृष्टि से विभाजित थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्या कैसे विभाजित है। शिया और सुन्नी, आपने सुना होगा, शिया और सुन्नी सामंत यदा कदा झगड़ते थे। ईरानी, अफगानी, तुर्रानी, हिंदुस्तानी मुसलमान सामंत और अधिकारी बहुधा एक दूसरे से अलग रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये डिफरेंट बताए है ना, ये मुसलमानों के थे। ईरानी क्या कहते हैं, शिया सुन्नी सामंत यदा कदा लड़ते थे। ईरानी, अफगानी, तुर्रानी, हिंदुस्तानी मुसलमान और सामंत बहुधा एक दूसरे से अलग ही रहते थे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। इस्लाम स्वीकार करने वाले अनेक हिंदू अपनी जाति को नए धर्म में भी ले गए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब कुछ हिंदू वगैरह होंगे, उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया होगा। इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले अनेक हिंदू अपनी जाति को नए धर्म में भी ले आए। ठीक फ्रेंड्स, मतलब आप हिंदू हो, अब मान लो अपना धर्म ही चेंज कर लिया तो आपकी जाति तो सबसे पहले चेंज होगी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसके अलावा शरीफ मुसलमान, जिनमें सामंत, विद्वान, मुल्ले, फौजी, अफसर शामिल थे। ठीक फ्रेंड्स, शरीफ मुसलमान में कौन कौन थे, सामंत, विद्वान, मुल्ले, फौजी और अफसर शामिल थे। अल्फाज मुसलमान या निम्न वर्ग के मुसलमान को नीची निगाह से देखते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये मुल्ले थे ना, क्या कहते हैं, शरीफ मुसलमान थे ना, इनमें कौन कौन थे, विद्वान, मुल्ले और फौजी अफसर शामिल थे। और जो ये अल्फाज मुसलमान थे ना, ठीक फ्रेंड्स, जो ये शरीफ मुल्ले थे ना, इन अल्फाज मुसलमानों को मतलब नीची निगाह से या नीचा दिखाने की कोशिश करते होंगे, वही बात बताई जा रही है। शरीफ मुसलमान इन अल्फाज मुसलमानों को निम्न वर्ग और निम्न वर्ग के मुसलमानों नीची निगाह से देखते थे। ठीक फ्रेंड्स, कौन देखता था, शरीफ मुसलमान किन को देखते थे, अल्फाज मुसलमानों को नीचे वर्ग का और नीची निगाह से देखते थे। ठीक फ्रेंड्स,
अब इससे ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता डिटेल में। आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी के भारत में ठीक फ्रेंड्स परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी ठीक फ्रेंड्स। 18वीं सदी तक पितृसत्तात्मक रहा होगा ठीक फ्रेंड्स, मतलब पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद फिर उसका पुत्र ठीक फ्रेंड्स। किंतु बट एक यहाँ अपवाद है कि परंतु केरल में परिवार मातृ प्रधान था ठीक फ्रेंड्स। केरल में मातृ प्रधान था। अब वो क्यों था वो देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए देखते हैं इसका अपवाद ठीक फ्रेंड्स। किसका अपवाद? जो केरल में मातृ सत्तात्मक था ना राज्य, तो उसका अपवाद बताया जा रहा है। इसका अपवाद अहिल्याबाई ने इंदौर पर 1766 से 1796 तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया था ठीक फ्रेंड्स। इसने लगभग 30 साल शासन किया होगा अहिल्याबाई ने। नीचे चलते हैं, आगे देखते हैं ठीक फ्रेंड्स। पर्दा अधिकतर उत्तर भारत के उच्च वर्गों में ही प्रचलित थी ठीक फ्रेंड्स। पर्दा प्रथा की बात हो रही है, यानी कि जो घूंघट वगैरह निकालती है ना लेडीज, उसकी बात हो रही है पर्दा की। पर्दा अधिकतर उत्तर भारत के उच्च वर्गों में प्रचलित था। भारत के उच्च वर्गों में ही प्रचलित था ठीक फ्रेंड्स। दक्षिण भारत में उसका कोई प्रचलन नहीं था। किसका? पर्दा प्रथा का ठीक फ्रेंड्स। दक्षिण भारत में उसका कोई प्रचलन नहीं था। पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाज़त थी ठीक फ्रेंड्स। पुरुषों को एक से ज़्यादा पत्नियां रखने की इजाज़त थी, मगर समृद्ध लोगों को छोड़कर सामान्यतः एक ही पत्नी रखते थे ठीक फ्रेंड्स। यहाँ बात बताई जा रही है कि जो धनी आदमी मतलब रिच फैमिली के जो पर्सन होंगे वो एक से ज़्यादा पत्नियां भी रख सकते थे, इजाज़त थी उनको। ये लिखा हुआ है ना, मगर समृद्ध लोगों को छोड़कर जो नॉर्मल आदमी होगा, गरीब गुणी होगा बेचारा, गरीब टाइप का, तो वो सामान्यतः एक ही पत्नी रखेगा भाई, क्योंकि भाई गरीब है, खुद तो पेट भरना पड़ेगा, लेकिन अगर वो 2-4 रख लेगा तो भाई खुद भी भूखा रहेगा और वो भी भूखे रहेंगे ठीक फ्रेंड्स। तो इसीलिए मतलब एक से ज़्यादा पत्नी रखने की इजाज़त किनको थी? जो मतलब रिच फैमिली के मेंबर थे या मैन थे या आदमी थे, कुछ भी कह लो, तो वो एक से ज़्यादा भी रख सकते थे कि ऑलरेडी रिच और सामान्य वर्ग के लोग एक ही पत्नी रखते थे ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। बाल विवाह प्रथा सारे देश में प्रचलित थी ठीक फ्रेंड्स। बाल विवाह प्रथा 18वीं सदी में भी प्रचलित थी। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ तक थी ना बाल विवाह प्रचलित थी। यहाँ से देखते हैं उच्च वर्ग ठीक फ्रेंड्स। उच्च वर्ग दहेज की कुप्रथा खासकर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी ठीक फ्रेंड्स। उच्च वर्गों में दहेज की प्रथा खासकर बंगाल, राजपूताना और व्यापक रूप से प्रचलित थी, जो आज भी है कई जगह पर ठीक फ्रेंड्स। मतलब जो उच्च वर्ग के लोग होंगे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दहेज मांगते हैं, वो ये बताई जा रही है कि उच्च वर्ग में दहेज की प्रथा खासकर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी। महाराष्ट्र में इसे कुछ हद तक पेशवा ने प्रभावशाली ढंग से दबा दिया था। मतलब महाराष्ट्र में इसमें मतलब कुछ कंट्रोल वगैरह किया हुआ किसने? पेशवा ने ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सती प्रथा अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सूती बस सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी ठीक फ्रेंड्स, उत्तर भारत में प्रचलित थी। यहाँ से देखिए, सती प्रथा अधिकतर राजपूताना, बंगाल और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। सती प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। मराठाओं ने उसे बढ़ावा नहीं दिया ठीक फ्रेंड्स। मराठाओं ने उसे बढ़ावा नहीं दिया, किसे? सती प्रथा को। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। उच्च जातियों की विधवाएं फिर से विवाह नहीं कर सकती थी, जो आज भी है कई जगहों पर। मतलब जो रिच फैमिली की होती है ना लेडीजें वगैरह, अगर वो बाई चांस उनका हस्बैंड वगैरह एक्सपायर हो जाए तो वो लाइफ टाइम ऐसी ही रहती हैं। बट कुछ अब ज़्यादातर शादियाँ भी कर लेती हैं, बट 100 में से 2-4% अभी भी ऐसे ही रहती हैं ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया ना। उच्च जातियों की विधवाएं फिर से विवाह नहीं कर सकती थी, यद्यपि कुछ क्षेत्रों और कुछ जातियों उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण जाट और उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विधवा पुनर्विवाह काफ़ी प्रचलित था ठीक फ्रेंड्स। यहाँ बात बताई जा रही है कि उच्च जाति की जो भी लेडीजें वगैरह थी वो विधवा होने के बाद शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ जातियों उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मण जाट, उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विधवा पुनर्विवाह काफ़ी प्रचलित था। मतलब यहाँ के लोग शादी कर लेते थे विधवा होने के बाद भी ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं।
आगे देखिए फ्रेंड्स, 18वीं सदी के साहित्य जीवन की एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू। ठीक फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं साहित्य जीवन को। ठीक फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी में साहित्य जीवन के एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू। उर्दू भाषा का प्रचार और उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविताओं का जोरदार विकास उर्दू धीरे धीरे उत्तर भारत के उच्च वर्गों के परस्पर सामाजिक संपर्क की माध्यता बन गई। ठीक फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी में जो साहित्यिक जीवन का एक मुख्य पहलू था उर्दू लैंग्वेज, और उर्दू लैंग्वेज का प्रसार, उर्दू कविता का जोरदार विकास धीरे धीरे उत्तर भारत के उच्च वर्गों और प्रशासनिक सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई। ठीक फ्रेंड्स, कुछ लोग उर्दू जानते थे और जो कविताएं वगैरह पढ़ के और अच्छी उर्दू सीखे होंगे, तो इसके माध्यम से ये परस्पर सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई थी क्या, उर्दू। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उसने, किसकी बात हो रही है, उर्दू लैंग्वेज की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, उसने यानी कि किसने, उर्दू ने, उसने मीर सौदा नज़ीर और 19वीं सदी के महान प्रतिभा मिर्ज़ा गालिब जैसे प्रखर कवियों को पैदा किया। ठीक फ्रेंड्स, उर्दू लैंग्वेज की बात हो रही है। जो उर्दू लैंग्वेज के जो प्रमुख कवि थे, मीर सौदा नज़ीर, 19वीं सदी के महान प्रतिभा मिर्ज़ा गालिब जैसे कवियों को पैदा किया था किसने, उर्दू लैंग्वेज ने। आगे चलते हैं, मलयालम साहित्य। ठीक फ्रेंड्स, मलयालम साहित्य त्रावणकोर शासक मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, मलयालम साहित्य का विकास बताया जा रहा है। मलयालम साहित्य त्रावणकोर शासक मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। केरल का एक महान कवि कुंचन नम्बियार इसी समय हुआ। ठीक फ्रेंड्स, केरल का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया केरल का महान कवि कौन था। 18वीं सदी का तो ये था कुंचन नम्बियार, इसी समय हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 18वीं सदी के केरल में कथकली साहित्य, नाटक और नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए अगर कि 18वीं सदी केरल का जो ये कथकली है ये कौन से सदी का है, तो ये 18वीं सदी में इसका विकास हुआ था, याद रखना। क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा डीप में एग्जामिनर पूछने लगे हैं, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो कि कथक केरल का प्रमुख जो ये कथकली है ये कौन सी सदी का है, तो 18वीं सदी का है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया केरल का जो महत्वपूर्ण नृत्य है वो कौन सा है, तो वो कथकली है, याद रखना, हजारों बार पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तायुमानवर। ठीक फ्रेंड्स, तायुमानवर तमिल के सितर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तायुमानवर की बात हो रही। तायुमानवर तमिल में सितर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था। असम में साहित्य अहम राजाओं के संरक्षण में भी विकसित हुआ। ठीक फ्रेंड्स, असम में साहित्य कला की बात हो रही है। असम में साहित्य अहम राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ। गुजरात में एक महान गीतकार दयाराम साहनी ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अपनी रचनाएं लिखी। पंजाबी का मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस अली ने इसी काल में की। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार ये पूछा गया है कि हीर रांझा की रचना किसने की थी, तो वारिस अली शाह ने की थी। और कब की थी, तो 18वीं सदी के काल में की थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर एक बार में समझ ना आए तो आप दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपसे कि इस पार्ट को देखने से पहले आप पहला पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में कराया है, तो उसको भी देखिए। और डायरेक्ट अगर आप ये देखोगे तो आपके शायद ही समझ में आए। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ थे ना, हीर रांझा काव्य की रचना वारिस अली शाह ने की थी 18वीं शताब्दी में। आप देखते हैं सिंधी साहित्य में ये लिखा हुआ है, सिंधी साहित्य में शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रहालो रिसालो रचा। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा फैक्ट बना के। ठीक फ्रेंड्स, रिसालो किसकी रचना है, तो ये शाह मोहम्मद लतीफ़ की है। ठीक फ्रेंड्स, शाह अब्दुल लतीफ़ की रचना थी प्रसिद्ध रिसालो। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सचल और सामी इस शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे। ठीक फ्रेंड्स, सचल और सामी इस शताब्दी के महान सिंधी कवि थे। आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में थी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर जब शुरू किया था कि भारत अपना देश उस समय बौद्धिक कुरीतियों और आडंबरों से गुजर रहा था, लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे थे, तो उस टाइम हमने विज्ञान वगैरह पर काफ़ी जोर नहीं दिया। विज्ञान, ठीक फ्रेंड्स, साइंस पे और ना ही भूगोल पे बिल्कुल जोर नहीं दिया था। ठीक फ्रेंड्स,
याद रखना इस बात को, ना ही भूगोल पे, ठीक फ्रेंड्स, और ना ही हमने साइंस पे। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, ठीक फ्रेंड्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक फ्रेंड्स। मैथ तो अलग ही चीज़ है, याद रखना, ठीक फ्रेंड्स। विज्ञान पे हमने बिल्कुल जोर नहीं दिया था और ना ही दिया था भूगोल पे, और वो क्यों नहीं दिया था वो मैंने सब आपको बता दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदू और मुसलमानों में मित्रतापूर्ण संबंध 18वीं शताब्दी के जीवन की एक बड़ी विशेषता थी, ठीक फ्रेंड्स। कौन थी वो? उर्दू थी, ठीक फ्रेंड्स। देखिए, हिंदू और मुसलमानों में मित्रतापूर्ण संबंध मतलब हिंदू और मुसलमान 18वीं शताब्दी में मिलजुल कर रहते होंगे, दोस्त बनकर फ्रेंडशिप होगी, ठीक फ्रेंड्स। मित्रतापूर्ण संबंध 18वीं शताब्दी के जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे चलते हैं, इस चैप्टर की लास्ट लाइन है ये, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए, उर्दू भाषा और साहित्य के विकास में हिंदू और मुसलमानों के संपर्क में एक नया क्षेत्र प्रस्तुत किया, ठीक फ्रेंड्स। उर्दू की बात हो रही है। उर्दू भाषा और साहित्य के विकास ने हिंदू और मुसलमानों के संपर्क का एक नया क्षेत्र प्रस्तुत किया था। किसने? उर्दू ने, ठीक फ्रेंड्स। नीचे कुछ हमारे लिए है नहीं पढ़ने लायक, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, जो कि मैंने 2 पार्टों में कंप्लीट कराया है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 आएगा, उसमें भी 2 पार्ट ही बनेंगे क्योंकि वो इससे भी लंबा चैप्टर है, ठीक फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, चैप्टर पेज नंबर 1 से स्टार्ट किया था और पेज नंबर 34 पे जाके ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। ये देखिए, पेज नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। चाहता तो मैं इसको कल ही करा देता कंप्लीट, क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहा था कि जब तक बैटरी चलेगी कैमरे की तब तक मैं करा दूंगा, और बैटरी लगभग पार्ट 1 ही बन पाया उसमें। तो आई होप यू एंजॉय विद चौहान सर, और आप चौहान सर के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और इन चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले मैं खुद पढ़ता हूँ 2-3 बार, उसके बाद फिर मार्क करता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों तक वीडियो और कंटेंट A1 क्वालिटी का प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। इतना डीप में शायद ही यूट्यूब पर कोई पढ़ा रहा हो, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिंदी का कंटेंट प्रोवाइड कराना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो हिंदी का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं ना, तो एक बार आप उनसे मेरी वीडियो को कंपेयर कर लेना। चाहता तो मैं ये वीडियो आपको 1 घंटे में पूरा चैप्टर करा देता फटाफट, ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ से हुआ, ये यहाँ से हुआ, ये यहाँ से हुआ, ठीक फ्रेंड्स। बट जैसा कि मैंने शुरू में ही कमिटमेंट की थी, मैं आपको एकदम डिटेल में बढ़िया तरीके से एकदम प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक फ्रेंड्स। तो उसी डायरेक्शन में, उसी राह पर मैं चल रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। और एक बात और बता दूँ, कल 14 अप्रैल है, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, तो कल मेरी छुट्टी है। तो कल आपको जो हमारे प्राचीन भारत के 2 चैप्टर बचे हुए हैं ना, चैप्टर नंबर 32 और 33, वो कल वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। आज रात को मैं वो पढ़ लूँगा और कल शाम तक वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह हमारी प्राचीन भारत की सीरीज भी ख़त्म हो जाएगी, और मध्यकालीन भारत तो मैंने सबसे पहले ख़त्म करा दिया था, उसके बाद प्राचीन भारत की तरफ गए थे। अब हमारा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं ना, तो वो बिल्कुल एकदम शून्य पड़े रहते हैं, ना तो कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लो किसी को जहाँ भी कुछ समझ ना आए, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पता किसी के माइंड में मुझसे भी ज़्यादा और अच्छा आइडिया हो, टेक्निक हो पढ़ाने की, तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उस पर भी थोड़ा अमल करूँगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आप अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, भले ही आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। अपने विचार प्रकट करने के लिए आप वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो आर्टिकल 19 है ना, बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम, ठीक फ्रेंड्स। अदरवाइज आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है। तो आई होप मैं आपको उस चीज़ पर नहीं ले जाना चाहता, बट आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक करना, बाकी अगर डिसलाइक करोगे तभी थोड़ा मुझे मोटिवेशन तो मिलेगा कि भाई कोई डिसलाइक भी कर रहा है, क्या चीज़ मैंने भूल कर दी, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको। बस लाइक और डिसलाइक में यही फ़र्क है, आप लाइक करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन एनर्जी से मिलती है कि हाँ, मेरा पढ़ाए हुए बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक फ्रेंड्स। थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक फ्रेंड्स।
तो आप मैं यही कहना चाहता हूँ, जाने से पहले अगर किसी ने पहला पार्ट ना देखा हो तो आप पहले उसे देख लीजिए प्लीज़। उसके बाद डायरेक्ट इस पे आओगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप सीक्वेंस में पढ़ोगे ना तो सब कुछ समझ आएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, गुड नाइट।